फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम सीसीपी के मॉड्यूल 1 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका कि ये सेकंड पार्ट है। और पहला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसके पहले की यूनिट 1 और 2 भी कवर हो चुकी हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर जो पार्ट है सेकंड, उसमें हम टाइप्स ऑफ बोरोवर का जो बचे हुए टाइप्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बोरोवर में इंडिविजुअल, एजेंट और अटॉर्नी टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे। फर्स्ट है हमारा आज जॉइंट बोरोवर। जॉइंट बोरोवर क्या होते हैं कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो एक साथ मिलकर जब कोई लोन एग्रीमेंट करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, जॉइंट बोरोवर बोला जाता है। और इन जॉइंट बोरोवर्स को जो है वो रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हों। ये कैसे हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उनको रजिस्टर्ड हो। उसके बाद जो जॉइंट बोरोवर्स रहते हैं उनको लॉ के द्वारा अलाउ किया गया है कि वो एक साथ मिलके कोई भी लोन को ले सकते हैं। और ऐसा जो लोन होगा वो कैसा होगा, लीगली एक्सेप्टेड होगा। और जो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा साइन किए जाएंगे वो भी कैसे होंगे, इन्फोर्सेबल होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स इस केस में साइन किए जाएंगे वो सभी बोरोवर्स के द्वारा साइन किए जाएंगे, जितने भी उस जॉइंट बोरोवरशिप में व्यक्ति हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, तो सभी के जॉइंट उसमें सिग्नेचर होंगे। और इसमें ये भी रहेगा कि जो लोन है उसमें किसकी कितनी लाइबिलिटी है, ये भी देखा जाएगा कि वो उनकी जॉइंट लाइबिलिटी के बेसिस पर वो लोन ले रहे हैं या सेवरली लायबल हैं अपना अपना उसके लिए। तो ये उसमें 2 कंडीशन रहती हैं। अगर देखा जाए तो जो लोन उन्होंने लिया है ना, वो क्या होगा, सभी के द्वारा साइन किया जाएगा। लेकिन अगर सभी लोग चाहें तो उसमें जो है वो कोई एक व्यक्ति भी साइन कर सकता है जिसको कि वो अलाउ करें। लेकिन इस केस में क्या होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ज़रूरी होगी। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सभी जो बोरोवर्स हैं उनके द्वारा साइन की जाएगी और वो सभी लोग मिलके किसी एक उनमें से वो व्यक्ति को असाइन कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शंस को या उस लोन को परफॉर्म करने के लिए उनके बिहाफ में। जो जॉइंट बोरोवर्स रहते हैं उनमें जो लाइबिलिटी रहती है वो फिक्स की जाती है। अगर जॉइंट लाइबिलिटी है, मतलब सभी लोग मिलके जॉइंटली उस लोन को ले रहे हैं, तो वो जो लाइबिलिटी होगी वो कैसी होगी, जॉइंट लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर सभी ने मिलके अलग अलग लिया है, मतलब है तो जॉइंट बोरोवर्स लेकिन जो लाइबिलिटी है उनकी सेवरली है, तो ऐसे केस में जो उन पे कोई भी एक्शन लिया जाएगा वो कैसा होगा, इंडिविजुअल होगा, क्योंकि सबकी जो लाइबिलिटी है वो अलग अलग लाइबिलिटी हैं। और जॉइंट लाइबिलिटी के केस में एक्शन भी कैसा लिया जाएगा, जॉइंट लिया जाएगा। ठीक है। और जो लाइबिलिटी होगी इस केस में वो क्या होगी, उसी जॉइंट लाइबिलिटी या सेवरल लाइबिलिटी के केस में उतनी ही होगी जितना कि उसने अमाउंट लिया है ना। जैसे सेवरली लाइबिलिटी के केस में क्या होगा, जितना जितना अमाउंट हो उनका उतना होगा। और जॉइंट लाइबिलिटी के केस में लेकिन जो टोटल उन्होंने लोन लिया है उस पर होगा, है ना। तो बैंक को जब भी कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को लोन देते हैं तो उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो सभी के द्वारा लेना चाहिए कि जो ऑपरेशन है अकाउंट में वो कैसा होगा, जो सिक्योरिटी वो लॉन्च कर रहे हैं उसके केस में कि वो जॉइंटली उसमें एग्रीड हैं कि नहीं। और जब उन सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी होगी, जैसे कि लोन पूरा हो गया और लोन के बाद जो सिक्योरिटी दी गई थी उनको बैंक जब वापस करता है कस्टमर को, तो वो उन सिक्योरिटी की डिलीवरी भी कैसी होगी, ये भी सारी चीज़ें बैंक को इंश्योर करनी चाहिए। अगर जो बोरोवर्स हैं उनमें से किसी की सपोज डेथ हो जाती है,
इन बिटवीन किसी की डेथ हो जाती है या उनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस में रहता है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है कि जो अकाउंट है उसको आपको ब्रोकन करना रहता है, मतलब उसको तोड़ना रहता है जो डेथ हो चुकी है या जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है उसका अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो ये कंडीशन होती है। हमने फ्रेंड्स पढ़ा कि जो जॉइंट लाइबिलिटी के केस में क्या होगा कि सबकी जॉइंट लाइबिलिटी रहेगी और एक्शन भी जॉइंटली लिया जाएगा, और सेवरल लाइबिलिटी के केस में क्या होगा कि उन पर इंडिविजुअली जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और कभी भी जब आप जॉइंट अकाउंट्स में जॉइंट बोरोअर्स के केस में लोन देते हैं तो उधर भी सभी बोरोअर से क्लियर इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि अकाउंट का ऑपरेशन कैसा रहेगा, सिक्योरिटी का लॉजमेंट कैसा रहेगा, और जब सिक्योरिटीज़ को डिलीवर करना होगा, वापस करना होगा, तब क्या कंडीशन रहेगी, कौन उनको लेगा, ये भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो टाइप ऑफ बोरोवर है उसमें है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है फ्रेंड्स ये कि हिंदू लॉ में जो हिंदू फैमिली रहती हैं उनको डिफाइन किया गया है इसका। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसी एक फैमिली के जो सारे मेंबर्स होंगे वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक HUF बनाते हैं, जो कि सभी जॉइंटली एक साथ एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, तो वो HUF कहलाते हैं। और इसमें जो सारे मेल मेंबर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनके बर्थ से ही जो उस फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहती हैं उन पर एक अधिकार मिल जाता है, ये इसमें एक रोल रहता है। तो जो जितने भी मेल मेंबर्स होंगे उस HUF के, उनको क्या कहा जाता है, को-पैर्सनर्स कहा जाता है। और जो भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा उस फैमिली का, उसको क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। जो कर्ता रहता है वो क्या करता है, उस फैमिली के सारे डिसीजंस लेता है और उसका ही मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है सारे डिसीजंस को लेने के लिए। और अगर इन कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो मेल को पार्टनर्स होंगे वो कर्ता बन सकते हैं, है ना। इसमें लेकिन क्या होगा कि जैसे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उस केस में उनमें डिस्प्यूट हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं बनूंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है उनके कर्ता के केस में कि को पार्टनर्स में डिसएग्रीमेंट है कि कौन बनेगा, तो तब तक जब तक कि ये को पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड नहीं कर लेते कि कौन कर्ता बनेगा, तब तक कोर्ट चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी किसी एक कर्ता को अपॉइंट कर सकती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी है कि जो मेल माइनर है वो भी कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन वो किसके थ्रू एक्ट करेगा, नेचुरल गार्जियन के थ्रू एक्ट करेगा। यहाँ पर ये इसलिए दिया गया है अलग से टर्म क्योंकि जो माइनर है वो किसी भी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उस केस में जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड नहीं होता है। तो इस वजह से अगर कोई माइनर जो है वो कर्ता बनता है तो उसके सारे जो डिसीजंस होंगे या सारे जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा वो किसके थ्रू होंगे, उसके नेचुरल गार्जियन के थ्रू होंगे। जो कर्ता होता है उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए या अपने बिजनेस के लिए जो है वो बैंक से लोन ले सकता है, मनी उधार ले सकता है, लेकिन जो नेसेसिटी है कि उस लोन की वाकई में ज़रूरत है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये लोन देने वाला डिसाइड करेगा। तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ जो करता है वो उसके पास पावर होती है कि अथॉरिटी होती है कि वो अपनी फैमिली या फैमिली बिजनेस के लिए लोन ले सकता है। और अगर जो HUF की प्रॉपर्टी में कोई डिवीज़न होता है या ट्रांसफ़र होती है तो जो करता है वो इसमें भी जो है बिना कोई लीगल नेसेसिटी के अपना रोल निभा सकता है और डिसीज़न ले सकता है। लेकिन ये जो डिसीज़न है वो मतलब डिसीज़न ले सकता है, ये पूरी तरह से वैलिड उसका डिसीज़न होगा, लेकिन ये जो है इनवैलिड भी हो सकता है अगर जो को पार्टनर्स हैं वो उसमें एग्री नहीं करते हैं, तो इस केस में जो है वो कैसा हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा उसका डिसीज़न।
अगर उनमें डिसएग्रीमेंट होता है। अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई उसके जो डिसीजन है उसको नहीं अपोज कर रहा है, तो जो कर्ता का डिसीजन है वो फाइनल होता है, उसमें कोई लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने जो लोन दिया जाता है एचयूएफ को, वो कैसा होगा, लोन वो एचयूएफ को दिया गया है ना, तो यहाँ पर जो को पार्टनर्स रहते हैं उनकी भी उसमें लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो उस फैमिली का मेंबर है। लेकिन उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो किस एक्सटेंट तक होगी, जितना उनका उस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है मतलब कि जो प्रॉपर्टी होंगी एचयूएफ की, उसमें उनका कितना पार्ट है, कितना शेयर है। तो जिस परसेंट तक उनका शेयर है, उतने ही परसेंट तक उस जो लोन एचयूएफ को दिया गया है उसमें उनकी लाइबिलिटी होगी। और जो जब कोई एडल्ट को पार्टनर्स जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन करता है कर्ता के साथ, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करता है कर्ता के साथ, तो वो भी जो है को पार्टनर्स वो भी क्या हो जाएगा, उस लोन के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना कंसेंट दिया है, जो भी कर्ता ने डिसीजन लिया है उसके लिए। तो उस केस में जो भी को पार्टनर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगा या अपना कंसेंट देगा, वो भी उसके लिए क्या होगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा उस लोन के लिए। इसमें जब भी आप कोई भी लोन देंगे, बैंक जब भी कोई लोन करता है एचयूएफ को, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ कर्ता द्वारा ही नहीं एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जो भी को पार्टनर्स होंगे उस फैमिली के, उनके थ्रू भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और हमेशा जो डॉक्यूमेंट है वो किसके थ्रू किया जाएगा, एचयूएफ के नाम से किया जाएगा, ना कि कर्ता और को पार्टनर्स के नाम पे। फ्रेंड्स, जो एचयूएफ है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया, दो तरह से डिफाइन किया गया है लॉ में। फर्स्ट तो है मिताक्षरा लॉ, फर्स्ट है आपका मिताक्षरा लॉ और दूसरा है दया भाग लॉ। फ्रेंड्स, ये ऊपर का एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर कोई भी जो एचयूएफ होता है वो एक पर्सन नहीं है, जबकि क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली है, फैमिली में कई व्यक्ति होते हैं, तो एचयूएफ सिर्फ एक पर्सन नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जो कि सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनका बिजनेस भी कैसा है, सेम है। तो सेम फैमिली सेम बिजनेस वो और ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलके क्या बनाते हैं, एचयूएफ बनाते हैं। लेकिन इस एचयूएफ का क्या होता है, एक इंडिविजुअल पैन होता है, पैन नंबर जो है वो एचयूएफ के नाम से अलग से बनता है। जो एचयूएफ हैं वो दो तरह से डिफाइन किए गए हैं, एक तो मिताक्षरा लॉ है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा है दया भाग। अगर इंडिया में देखा जाए तो जो इंडिया में है वो बंगाल और आसाम को छोड़ के सभी जगह पर जो लॉ अप्लाई होता है वो मिताक्षरा लॉ होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी रहती हैं एचयूएफ की, वो उनमें जो भी को पार्टनर्स होता है या सन जो होते हैं या जो मेल मेंबर्स होते हैं उस फैमिली के, उनका उनके बर्थ से ही उस पे अधिकार हो जाता है, मतलब उनको राइट्स होता है उस प्रॉपर्टी में। इसमें पहले जो था ये डिफाइन किया गया था कि सिर्फ मेल मेंबर्स पे ही उन पे हक होता है, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि अब जो डॉटर्स भी होंगी उनको भी उसमें इक्वली अधिकार होगा। लेकिन इसमें जो है वो फैमिली के बच्चों को ही अधिकार होगा, जैसे कि सन या डॉटर्स को, लेकिन उनके जो वाइफ हैं या डॉटर का जो हस्बैंड है उनको कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये मिताक्षरा लॉ में दिया गया है। जबकि जो दया भाग लॉ है वो कहाँ किस पर अप्लाई होता है, बंगालीज और असमीज पर होता है ना। यहाँ ये जो है वो बंगाल और असम को छोड़ के मिताक्षरा था, और दया भाग जो है जो दोनों छूटे हुए स्टेट हैं बंगाल और असम, उन पर अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि जो सन है, जो भी मेल मेंबर है, उनको कोई उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर बर्थ से ही कोई राइट नहीं होता है।
जबकि उसका जो राइट है व्यक्ति का, मतलब उनके जो लड़का होगा उसका, कब होगा, जब फादर की डेथ हो जाएगी तब उसका राइट अराइज होगा। जब तक फादर जिंदा है तब तक उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होता है। जबकि मिताक्षरा लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो सन होंगे या जो भी मेल को पार्टनर्स होंगे उनका जन्म से ही उस प्रॉपर्टी पर अधिकार आ जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है वो है प्रोप्राइटरी फर्म। प्रोप्राइटरी फर्म क्या होते हैं फ्रेंड्स कि जब भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है ना, होली ओन्ड बिजनेस रहता है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जब किसी इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म की जाती है तो वो जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, जो फर्म या जो बिजनेस एक्टिविटी जिस नाम से वो कंडक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फर्म बोलते हैं। और ये जो सारी डीलिंग वो कर रहा है वो किस से होंगी, उस जो ऑनर है उसी की ही सारी डीलिंग्स होंगी। मतलब जो फर्म की सारी डीलिंग है वो किसके सिमिलर होंगी, उस ऑनर के सिमिलर होंगी, क्योंकि वो एक जो है वो कैसा है, होली ऑन्ड है ना। तो जो भी उस फर्म की एक्टिविटी करी जाएंगी वो किसके द्वारा की जाएंगी, ऑब्वियसली उसी के द्वारा की जाएंगी। तो उसकी जो एक्टिविटी होंगी और फर्म की जो एक्टिविटी होंगी वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। और जब भी आप कोई प्रोप्राइटरी फर्म को क्रेडिट देते हैं तो ये हमेशा एक इशू जो है वो इनकाउंटर्ड किया जाता है कि अगर, तो क्या होता है कि जो बैंक रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जो व्यक्ति जिसको कि लोन दे रहे हैं वो क्या होता है कि उसमें इंडिविजुअल का अकाउंट का जो है सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वही उसका ऑनर है। तो दोनों की एक्टिविटी सेम होने के कारण ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है कि हम कैसे उनके अकाउंट्स का सेग्रीगेशन करें और कैसे प्रॉपर ये देखा जाए कि उसका जो बिजनेस कंडक्ट है वो कैसा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो लेंडर होगा उसको किस पर, मार्केट इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करना होगा अपने फिगर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हाँ वो जो है उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, प्रोप्राइटरी फर्म में जो ऑनर है उसको है बिजनेस से सेपरेट जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब उसका बिजनेस एक अलग हो गया फॉर्म, और खुद का जो अकाउंट है या खुद का जो ऑपरेशन है वो अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये जो है प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फर्म का ट्रांजैक्शन है और जो इंडिविजुअल का ट्रांजैक्शन है वो दोनों क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे, उसकी मिक्सिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई प्रोप्राइटरी फर्म को लोन दिया जाता है तो उसमें दोनों की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को जो है सेग्रीगेट किया जाना चाहिए, अलग अलग देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी की तरह माना जाता है और जो इंडिविजुअल है वो अपना अलग होता है। तो कभी भी बिजनेस को जो है वो पर्सनल उससे जॉइंट करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ दिया गया कि जो बिजनेस है उसको डिस्टिंक्ट और सेपरेट माना जाना चाहिए उसके ऑनर से। अगर साथ ही जो एसेट होंगे उसके व्यक्ति के या प्रोप्राइटर जिसको बोलना चाहिए उसके, वो जो होंगे वो फर्म्स के भी होंगे और जो फर्म्स के होंगे वो उसके भी होंगे। ये इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी रहती है। तो जब भी कोई क्रेडिटर जो है वो उसके बिजनेस के लिए लोन देता है ना, तो वो जो उसने बिजनेस में जो एसेट लगाए हैं उनके अगेंस्ट भी इन दे सकता है, और जो उसके खुद के पर्सनल एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट भी दे सकता है। दोनों को जो है वो एक साथ लिया जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो अगर जो एसेट्स हैं प्रोप्राइटर के वो उसकी लायबिलिटी को एक्सीड करते हैं तो जो पोजीशन होगी क्रेडिटर की वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर जो लायबिलिटी रहती हैं सोल प्रोप्राइटर की किसी भी बिजनेस में वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि वो जो है उसका फुल्ली और अकेला ऑनर होता है। तो जब भी आप कोई लोन या कोई क्रेडिट फैसिलिटी किसी प्रोप्राइटरी फर्म को देते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा वो किसके नाम पे होगा,
फर्म के नाम पे होगा। और इसके लिए जो सोल प्रोप्राइटर है उससे क्या लिया जाना चाहिए, एक डिक्लेरेशन लिया जाना चाहिए, और साथ में ये कि जो बिजनेस है वो उसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ये भी नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म्स क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि ये जो है वो एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। जब भी कोई व्यक्ति जो है वो एक साथ मिलके किसी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं जिसमें कि उनका कॉमन शेयर, कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप बनता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। और इस तरह से वो जो बिजनेस चलाते हैं उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। तो ये जो है पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन की गई है। कौन सा एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें जो है पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। तो पार्टनरशिप कैसी होनी, क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन्स, है ना, कोई भी व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा जब वो इस बात पर एग्री करेंगे कि जो भी वो बिजनेस कैरी करने वाले हैं, है ना, उनके द्वारा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उनका शेयर होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट वो उस बिजनेस से अर्न करेंगे उसको वो शेयर करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन को वो एग्री होके किसी बिजनेस को रन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। पार्टनरशिप जो है वो कोई अलग से लीगल सेपरेट पर्सन नहीं है। ये जो है वो उसकी जो भी पावर्स होंगी या जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो उसके पार्टनर्स से रिलेटेड होंगी। जबकि जो फर्म है उस पर आप उसके नाम से या उसके थ्रू जो है वो व्यक्ति कोई को केस कर सकता है या उस फर्म पर भी केस किया जा सकता है। लेकिन जब आप एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे तो पार्टनरशिप कोई अलग से सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होती है, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है उसको में क्या, पार्टनरशिप एक्ट में ये भी डिफाइन किया गया है कि जो पार्टनर होता है वो क्या होता है, उस फर्म का एजेंट होता है ना, जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं या जो फर्म बिजनेस कर रही है उसमें क्या होगा, जो पार्टनर्स होंगे वो क्या, किस तरह एक्ट करेंगे, एज अ एजेंट एक्ट करेंगे। और कोई भी जो पार्टनर है उसमें जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको कुछ इम्प्लाइड पावर्स जो हैं वो वेस्टेड रहती हैं। अगर जो भी व्यक्ति है उसको कैसा होगा, ट्रेडिंग पार्टनर होगा। इसमें फ्रेंड्स अलग अलग तरह की जो पार्टनर्स होंगे उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया गया है। मैं एक अलग से पार्टनरशिप के लिए पूरा एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कि हम पूरा पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे, क्या पार्टनर्स होते हैं, क्या क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या क्या उनके इम्प्लाइड पावर होती हैं, ये सारा कुछ उसमें डिटेल में होगा। यहाँ पर हम अभी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि अभी हमारे एग्ज़ाम पर्पस से या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो जो भी ट्रेडिंग पार्टनर होगा उसको क्या होता है, इम्प्लाइड पावर्स होती हैं। इम्प्लाइड पावर्स क्या होती हैं, जो कि जो पार्टनर्स होते हैं उसको ये पावर देती हैं कि वो जो है वो किसी भी चेक को इंडोर्स या ड्रॉ कर सकता है, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनको भी ड्रॉ एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर कोई भी प्रॉमिसरी नोट्स है उसको ड्रॉ या इंडोर्स कर सकता है। तो ये जो पावर्स होंगी कौन से पार्टनर के पास होंगी, ट्रेडिंग पार्टनर के पास होंगी। जो ट्रेडिंग पार्टनर होता है उसको साथ में बोरोइंग्स की भी पावर होती है। वो जो है फर्म के बिहाफ में बोरोइंग्स कर सकता है, और जो बोरोइंग्स होंगी उसकी जो वो है सिर्फ उसी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होंगी, किसी और पर्पस के लिए वो जो है फर्म के नाम पर बोरोइंग नहीं कर सकता है। जबकि जो नॉन ट्रेडिंग पार्टनर होता है, इसको फ्रेंड्स इस तरह से भी बोल सकते हैं, एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर। तो जो नॉन ट्रेडिंग पार्टनर है उसको हम पैसिव पार्टनर भी बोल सकते हैं। उसके पास जो है इस तरह की कोई इम्प्लाइड जो है पावर्स नहीं हो सकती हैं, एक्सेप्ट मतलब या तो सिर्फ चेक्स इंडोर्स या ड्रॉ करने की, ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको पावर दी जाए, बट एक्सेप्शन है कि ये एक पावर उसको दी जा सकती है चेक ड्रॉ इंडोर्स करने की। और बाकी जो पावर्स हैं वो जो है नॉन ट्रेडिंग पार्टनर्स के पास नहीं होती हैं।
अगर कोई जो पार्टनर है वो ट्रेडिंग पार्टनरशिप में है तो उसके पास जो है वो एम्प्लॉय ये भी पावर इम्प्लाई रहती है कि वो जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है ना, अगर उन्होंने को पार्टनरशिप के तहत कोई प्रॉपर्टी जनरेट की है या कोई उनका एसेट है, उसको वो सेल या प्लेस कर सकता है। जबकि जो बैंकर होंगे जो कि उसको डील करेंगे, वो इसमें क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट लेंगे जिसमें कि ये भी दिया होगा कि मॉर्टगेज डीड के डिपॉजिट से रिलेटेड भी एक मतलब उसमें इंडोर्समेंट होगा या डिफाइंड होगा, ये जो है वो सभी पार्टनर के द्वारा साइन होगी। मतलब उसको जो है ट्रेडिंग पार्टनर को ये पावर तो होगी कि वो सारा कुछ मतलब सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को, या प्लेस कर सकता है। लेकिन बैंक जब भी ऐसी कोई सिक्योरिटी को लेता है या कोई प्लेस या मॉर्टगेज करता है, तो वो उस केस में क्या होगा, सभी पार्टनर से उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट लेगा, सभी पार्टनर जिस पर कि साइन करेंगे। तो ये जो है ऐसी कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है वो एक ही पार्टनर को या उसके बिहाफ में किसी और को नहीं दी जा सकती जब भी वो कोई भी मॉर्टगेज डीड को साइन करते हैं। ये ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया। तो जब भी कोई मॉर्टगेज की एक्टिविटी होगी तो इस केस में जो है एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है वो नहीं मानी जाएगी। इस केस में जो है वो सभी पार्टनर्स के साइन होना ज़रूरी होते हैं। और जब भी कोई आप लीगल मॉर्टगेज करते हैं, लीगल मॉर्टगेज के केस में भी सेम है कि कोई भी एक पार्टनर या जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो लीगल मॉर्टगेज या लीज्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है मॉर्टगेज नहीं कर सकता। इसमें भी जो है सभी पार्टनर्स की साइन होना या कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना नहीं होगा। और कोई भी पार्टनर जो है किसी दूसरे के अगेंस्ट में भी जो है वो नहीं कर सकता है। इसमें सभी पार्टनर्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और अगर कोई पार्टनर जो है वो जो पार्टनर हैं वो किसी दूसरे पार्टनर्स को जो है गारंटी के लिए भी नहीं ऐसी कोई अथॉरिटी देते हैं कि वो फर्म के नाम पर किसी को गारंटी दें, ऐसा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं होता है। जबकि सभी पार्टनर्स मिलके फर्म के नाम पर किसी और को गारंटी दे सकते हैं, लेकिन कोई एक पार्टनर फर्म के नाम पर गारंटी नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है। जो पार्टनर्स होते हैं उनको ये इम्प्लाइड अथॉरिटी भी नहीं होती है कि वो किसी भी डिस्प्यूट के केस में आर्बिट्रेशन को सबमिट कर सकें या किसी और फर्म में पार्टनर हो सकें, तो ये भी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी किसी भी पार्टनर को नहीं होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रपोज़ल करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स माइंड में रखना चाहिए कि जो फर्म होनी चाहिए है वो कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई क्रेडिट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है और वो किसी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्रोच करते हैं तो उनको ये इंसिस्ट किया जाना चाहिए कि वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएं। किसके पास रजिस्टर करा सकते हैं? रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी के पास। और जो पार्टनरशिप डीड है वो कैसी होनी चाहिए? देयर इज़ साथ ही जो पार्टनरशिप डीड है उसकी भी जो स्क्रूटनी है वो बहुत केयरफुली करनी चाहिए और उसमें कहीं पर भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो कि आपने जो लोन दिया है उसको खतरे में डाल सकता है, या जो आपका लोन है फैसिलिटी है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये भी आपको उनके क्लॉज में, पार्टनरशिप डीड के क्लॉज को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया गया हो। और साथ में जो पार्टनर्स हैं, अगर कोई पार्टनर जो है वो लिमिटेड कंपनी है
मतलब पार्टनर्स हैं अलग अलग, तो ज़रूरी नहीं कि हर पार्टनर इंडिविजुअल ही हो। उसमें से कोई एक पार्टनर अगर लिमिटेड कंपनी है तो ऐसे केस में जो बैंक उसकी सिक्योरिटी पर चार्ज करेगा वो चार्ज कैसा होना चाहिए, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन